धामी कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सरकार की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। हल्द्वानी डीएम ने चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। पोलिंग स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिए निर्देश। अजय टम्टा को प्रत्याशी बनाने पर अल्मोड़ा में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, 400 पार के लगाए नारे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद। आकाशीय बिजली गिरने से 3 घायल। बद्री केदारनाथ में जल्द शुरू होंगे अस्पताल। 150 लोगों की मेडिकल टीम होगी तैनात। हेल्थ स्क्रीनिंग पर रहेगा फोकस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हो उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ ना। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट बैठक में सरकारी और निजी संपत्ति को दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वसूली के लिए सख्त कानून को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया, अगर उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर जल्दी देश भर में आचार संहिता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव से पहले जरूरी योजनाओं और कार्यों को मंजूरी देना है, जिससे जनता में सरकार की विकास की छवि बन रही है। उत्तराखंड के पेंशन पाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। अब हर 3 महीने की जगह हर महीने पेंशन धारकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास से वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा, इस योजना को सरल बनाने का प्रयास किया और राशि को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। अब पेंशन हर महीने की 5 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में, घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। आज मुझे खुशी है कि परिवार के अंदर दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है वो हमारे विधवावस्था, विकलांग, दिव्यांगजन, उन सभी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है। और अभी तक जो व्यवस्था पहले थी 2023-24 से पहले, ये जो पेंशन है, ये पेंशन 3-3 महीने के अंतराल पर मिलती थी और 3-3 महीने के अंतराल पर पेंशन मिलने पर कई बार शिकायतें आती थी, कई बार लोगों की परेशानियां होती थी। तो मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था तो हमारे दिव्यांगजन है, विधवावस्था के पेंशन धारक हैं, वृद्धजन हैं, वो सभी कहते थे कि हमारी पेंशन नहीं आई, काफी समय हो गया हमको पेंशन नहीं मिल रही है। तो
लिए हमने तय किया है कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपकी पेंशन नहीं आई है। अब हर महीने के 5 तारीख तक पेंशन आपके खातों में चली जाएगी। एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। आज मुझे खुशी है कि परिवार के अंदर दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है वो हमारे विधवावस्था, विकलांग, दिव्यांगजन, उन सभी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है। और अभी तक जो व्यवस्था पहले थी 2023-24 से पहले, ये जो पेंशन है, ये पेंशन 3-3 महीने के अंतराल पर मिलती थी और 3-3 महीने के अंतराल पर पेंशन मिलने पर कई बार शिकायतें आती थी, कई बार लोगों की परेशानियां होती थी। तो मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था तो हमारे दिव्यांगजन है, विधवावस्था के पेंशन धारक हैं, वृद्धजन हैं, वो सभी कहते थे कि हमारी पेंशन नहीं आई। काफी उत्तराखंड में मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। शनिवार शाम से बारिश लगातार जारी है। पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ पर मुसीबत ला दी है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई हाईवे और सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। चक्राता में बर्फबारी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश होने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। वहीं प्रदेश के 8 जिलों में आज भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून के साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, हरिद्वार जिले में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। इसके अलावा नई टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं तेज गर्जन, बिजली चमकने या येलो अलर्ट जारी किया गया। धर्मनगरी में शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ियां हरिद्वार पहुंचने लगे और हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। कांवड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यातायात प्लान तैयार किया गया ताकि शिव भक्तों को परेशानी ना हो। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया, चौक चौराहों पर फोर्स की तैनाती की गई। लगातार यात्रा के रूटों पर निरीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। मैंने मांगा कुछ नहीं है भोलेनाथ से, बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कांवड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ। बस यही मेरी इच्छा है। ये कि भोले के लिए जो है कई 100 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं भोले। वो तो आंखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है। उसके लिए तो आंख बंद करके पता ही नहीं लगता। अगर दिक्कत भी कोई आती, अभी महाशिवरात्रि में है और इस यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, इसलिए आती क्योंकि यहाँ पे शिविर नहीं मिलते और हमें देखना पड़ता है कि अगला मंदिर मान लो हम अगर 50 किलोमीटर चल लिए
अगर अगला मंदिर 15 किलोमीटर बाद भी है ना, तो उसके बाद भी हमें चलना ही पड़ता है, चाहे कितनी रात हो रही हो। अच्छा, इस वाले महाशिवरात्रि का ये मुख्य शिवरात्रि होती है यहाँ, जो शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था। तो भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था कि जो महाशिवरात्रि का कोई भी व्रत करेगा या मेरी कोई कावड़ चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं हम, हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, होती रहेंगी। ये क्या महत्व कावड़ लेकर जाते हैं हरिद्वार से इतनी दूर? सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है सर्दी की, इसलिए लेके जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान जी का विवाह हुआ है नहीं तो भगवान जी का सभी सब बराती बन के जाएंगे। अच्छा, आप बराती हैं? हाँ। कैसे कैसे अपनी यात्रा पूरी करते हैं हरिद्वार से निकल के? हम पैदल जाएंगे, गाड़ी 7 दिन में जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे, दिने दिने चलेंगे। कब तक पहुंच जाएंगे? हम 7 दिन में पहुंच 7 तारीख को पहुंच जाएंगे रामपुरा फूल में। तो जो हमारा श्यामपुर थाना है कोतवाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहां पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। एसपी सिटी इसमें नोडल ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में ये पूरा फोर्स इनको दिया जा चुका है। और जो मेन टाइम है 5 तारीख से 8 तारीख तक, उस समय मैक्सिमम फोर्स रहेगा। रूट डाइवर्जन का भी प्लान इसमें हम लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा। इसकी सारे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है। बम बम द्वाराहाट नगर में कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा, मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया। देश के युवा इसका जवाब आगामी लोकसभा चुनावों में देंगे। मोदी सरकार के राज में गरीब की थाली से सब्जियां दाल गायब हो रही हैं, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार में सरकार खुद सराबोर है। वहीं प्रदीप टमटा ने कहा, आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 5 सूत्र 5 बिंदुओं पर जनता के बीच जाएगी और संवाद करेगी। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2024 का लोकसभा का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के अस्तित्व के ऊपर जो चुनौती, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भी है, 24 का चुनाव हिंदुस्तानी लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक निर्णय है कि जहां हिंदुस्तान की जनता को तय करना है इस देश में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा। क्या चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हमने देखा कि किस तरह से 12 वाले को 20 और 20 वाले को 12 करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हत्या कर दी गई। तो इसलिए कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस ने 5 मुख्य बिंदु इस देश के सामने जो कांग्रेस और उसके गठबंधन इंडिया गठबंधन के है, युवा न्याय, किसान न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, श्रमिक न्याय और जन न्याय, भागीदारी का प्रश्न। मोदी 3-4 मुद्दों पर आए थे। सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई पर लगाम लगेगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा, किसानों की आय तक सबको घर मिल जाएंगे, श्रमिकों को न्याय मिलेगा। लेकिन विपरीत 10 सालों में विपरीत हुआ है। वेज इंक्रीज नहीं हुई, श्रमिक कानूनों को इस देश के कॉर्पोरेट मिल के हित में तोड़ दिया गया, मरोड़ किया, कमजोर किया गया। किसान अपनी मांगों के लिए आज से दिल्ली में बैठे हैं। तो 2 मुद्दे जो पलायन और महंगाई को क्या कहेंगे? देखिए 2 मुद्दे है जो पलायन का सवाल है। कांग्रेस में जो राज्य के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आए थे, सबसे बड़ा मुद्दा इस उत्तराखंड के अंदर रोजगार का, पलायन क्यों हो रहा है? रोजगार के अभाव में हो रहा है। और इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारा रोजगार का सबसे बड़ा जो सोच था, सेना में अर्धसैनिक बलों में, सेना के अंदर जो रेगुलर भर्ती होती थी उनको समाप्त करके देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया। अग्निवीर के द्वारा उत्तराखंड सहित तमाम हिमालय राज्यों में रोजगार के साधन पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। और कांग्रेस ने वादा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देहरादून की आम सभा में और परसों राष्ट्रपति से मांग की है, अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए
और कांग्रेस अगर ये सरकार समाप्त नहीं करेगी तो हम 2024 में सत्ता में आएंगे, जनता का विश्वास हुआ, हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है सेना, वायुसेना, नौसेना में हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारती संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सहकार भारती संगठन के अथक प्रयासों से ही सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। मोदी सरकार ने सहकारिता के लिए मॉडल बायोलॉज बनाया है। उन्होंने दावा किया, वैसे तो उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता के लिए बेहतर काम करे, लेकिन अब बहुत जल्दी मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में मॉडल बायोलॉज बनाया जाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर में जितने भी चेंजेज हुए हैं आज तक वो सहकार भारती के अथक प्रयासों से किए गए हैं, क्योंकि सहकार भारती बार बार जो है सरकार के पास कहती है कि भाई किसानों के लिए करना चाहिए, किसानों में ये होना चाहिए, और उत्तराखंड राज्य 0% पर जो ऋण देता है 8 लाख से ज़्यादा किसानों को हम ऋण देते हैं, 8000 से ज़्यादा महिला समूह को दे रहे हैं। और अब कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं। पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो गया, पैक्स में जो है वंशवाद खत्म हो गया है, मॉडल बायोलॉज बन गया है। हम भी अपने राज्य में इस मॉडल को इस बार ला रहे हैं ताकि चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके और बहुत अच्छे लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में आ सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सहकार भारती की है, ये सबसे एपेक्स बॉडी है सहकार भारती की। सारे निर्णय सहकार भारती की, यही हमारी बॉडी है जहां निर्णय मंजूरी, ये हमारा साल में एक बार होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार होती है, फिर हम अगले 1 साल का हमारा रोड मैप, हमारे प्लान्स, हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये पूर्ण विषयों पर 2 दिन की चर्चा होती है। जो सरकार की और समाज की जिस तरह की दिशा नीति है, कार्य नीति है, उसमें सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पूरी सहकारिता की नीति है। इसके कहने का मतलब ये कि सबका, जब भी हम सबको जोड़ते हैं तो सहकारिता आ गई। यहाँ मिल रहे हैं। चमोली जिले के गोपेश्वर में किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्य अतिथि के द्वारा किट वितरित की गई। वहीं श्रम विभाग के अधिकारी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, इससे सभी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर मोहन नेगी, उषा रावत सहित तमाम श्रमिक मौजूद रहे। आज जो है बोर्ड के माध्यम से जो सामग्री हमको उपलब्ध कराई गई है, कंबल, छाता, वो जो पंजीय निर्माण समिति है हमारे यहाँ पे, उनको हम व्यवस्थित तरीके से सामान वितरित कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो है बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कृष्ण खटियाल जी उपस्थित हो रहे हैं थोड़ी देर में, और जैसे भी आएंगे हम सीधा सामान का वितरण शुरू कर देंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी 300 से 400 लोगों को हम सामान वितरित कर दें और किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी हमारे पास लगभग 200 आवेदन आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी बाहर हैं, वो जो फॉर्म भर रहे हैं, उनके भी फॉर्म भर के उन्हें भी सामान वितरित कर दें, कोई खाली हाथ ना जाए। हमारा पूरा प्रयास है। आज जो है उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड की तरफ से कंबल, छाता उपलब्ध कराया गया है, जो पंजीकृत निर्माण समिति को जो है वितरण किया जाएगा। और हमारे बीच जो है बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री खटियाल जी उपस्थित हुए हैं, उनके हाथों से हम जो है सामग्री का वितरण शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। और हमारे पास लगभग 200 से 250 आवेदन आ चुके हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी जो लोग बाहर खड़े हैं उनको भी आवेदन लेकर उनको भी हम सामग्री वितरित कर दें। आज यहाँ पे श्रम विभाग द्वारा जो है जो पंजीकृत श्रमिक थे उनका यहाँ पे कार्यक्रम रखाया गया था, और इसी कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पे कंबल और छाता जो है हम लोगों को अभी यहाँ पे मिले हैं।
वन विभाग ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से गोलापार के बगजाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग और पुलिस फोर्स मौजूद रही। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे 8 बड़े निर्माणाधीन भवनों पर वन विभाग ने जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त किया और इस मौके पर एसपी सिटी, एसडीएम और वन विभाग के एसडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे भवन बनाए जा रहे हैं। वन विभाग अपनी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवन चिन्हित कर रहा है और इसके अलावा वन विभाग की जमीन को कब्जा कर दूसरे लोगों को बेचने वाले भूमाफियाओं की भी जांच होगी। जो निर्माणाधीन मकान थे और वन विभाग द्वारा जिनको रोका गया था और उनके द्वारा फिर भी निर्माण किया गया, ऐसे मकानों को आज ध्वस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों की कुल संख्या 8 है और उसमें लगभग 1 हेक्टेयर के करीब एरिया जो है खाली कराया गया। सालों से जब मकान बनने थे तब क्यों नहीं रोका गया इनको, और मकान बनने के बाद ही ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होते हैं? देखिए, इसमें वन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है और वन विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया है कि इन व्यक्तियों को यहाँ पर निर्माण करने से रोका गया था और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देखिएगा, इस तरह के स्टाम्प में बिक्री के मामले कोई भी संज्ञान में आते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। रेंज की टीम के द्वारा जो 8 जो चिन्हित मकान का खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इसमें प्रशासन का सहयोग है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें जो नए चिन्हितकरण जो नए मकान बना रहे थे, नए रूप में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, केवल उन्हीं 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। मकान तो बहुत ही पुराने दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं रोका जाता है इनको? इसके संबंध में आपको उच्च अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल जो जैसे उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त है उनको कि जो नए चिन्हित किए गए हैं मकान उनको डिमोलिश करने की आज वही कार्रवाई की। सर, कई वन विभाग ऐसी है जिसमें स्टाम्प पे जमीन बेची दी जा रही है, किस तरह आप लोग कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से उसकी निगरानी की जाएगी? पूर्व में जो स्टाम्प पेपर में जमीन बेची गई थी, जो भी प्रकरण संज्ञान में आए थे वन विभाग के, तो उनके खिलाफ FIR की गई है और आगे भी जांच की जा रही है। जो जैसे जैसे सामने चीजें आएंगी वैसे वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चमोली में मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार 10वें दिन भी जारी रहा। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने बताया, उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान विधायक उमेश कुमार द्वारा सदन में पूछे गए सवालों पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा सीधा जवाब दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं का मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी, जिस कारण प्रदेश की आंगनबाड़ी सहायिकाओं में भारी आक्रोश और नाराजगी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है, जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। अभी तक तो कुछ भी सकारात्मक रवैया सरकार का हमारे प्रति नहीं है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से अपने काम पे लौटें, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, जो भी सरकार हमारे लिए काम देती है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी कोई भी काम होता है सिर्फ आंगनबाड़ी नज़र आती है और जब मानदेय बढ़ाने वाली बात आती है तो आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं आता है। तो जब तक हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं हो जाता हम तब तक नहीं उठेंगे। द्वाराहाट खंड विकास कार्यालय में आजकल महिला समूहों को क्षेत्र पंचायत प्रमुख दीपक किरौला की सोच पर गोबर से मूर्तियां बनाना सिखाया जा रहा है। यह बिना लागत से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। साथ ही महिलाओं को घरेलू फूल पत्तियों और घास से रंग बनाना भी सिखाया जा रहा है। इन उत्पादों को बाजार में अच्छा पैसा भी मिल रहा है और इसी बात को देखते हुए दीपक किरौला ने इस प्रकार का कार्यक्रम महिला समूहों के लिए तैयार किया। इस प्रशिक्षण में NRLM की 50 महिला समूहों की लगभग 300 महिलाएं इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही हैं।
आज समाज में मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी भी उतनी होनी चाहिए जितने एक पुरुष की होनी चाहिए। तो यही सोचते हुए मैंने ये सोचा कि आज हमको अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने में, क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में और उनकी आजीविका बढ़ाने में हमको अपनी महिलाओं की मदद करनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिससे हमारी महिलाओं का कौशल विकास हो और आजीविका पर भी इसका हमारी महिलाओं पर असर पड़ेगा। तो यही मैं ट्रेनिंगें रखी हैं और क्षेत्र पंचायत के माध्यम से मत से मैंने ये ट्रेनिंगें रखी है, जिससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा आने वाले भविष्य में भी। और ये ट्रेनिंग है शायद जिंदगी भर इनके साथ ये ट्रेनिंगें चलेंगी। स्वरोजगार के लिए एक बढ़ता कदम कहा जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आज मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि खड़म से रास्ते इसी पर ही अटक गए हैं। तो मैं चाहता था कि हम अपने क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं का भागीदारी समाज में होनी बहुत जरूरी है। जहाँ पर क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते हैं माता पिता गुरु देवता, तो माताओं को आगे करने का हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम इस समाज में वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाएं, अपने महिलाओं को आगे बढ़ाएं और इस क्षेत्र में ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे उनकी आजीविका पर भी बहुत अच्छा वो पड़ेगा। क्योंकि आज महिलाएं जो है वो सिर्फ खेतों तक सीमित रह गई हैं। मूर्तियां बनाना सिखाते हैं गाय की गोबर से, और इसमें हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि ये प्रशिक्षण अभी बहराइच में चल रहा है और ये 203 दिन का प्रशिक्षण है, जिसमें मैं उन्हें सिखाऊंगी गाय के गोबर से कैसे आपको मूर्तियां बनानी है, दीपबत्ती बनानी है, दिए बनाने हैं और बहुत प्रकार की चीजें से आप बना सकते हैं प्राकृतिक में भी। जैसे तोरण हो गया आपका, कीचन हो गई आपकी, ठीक है, पेंटिंग्स के वॉल आर्ट बना सकते हैं आप इससे। स्वरोजगार के लिए बढ़ता कदम कहा जाएगा इसको। नहीं, अगर हम चाहेंगे तो ये बहुत अदर लेवल पे जा सकता है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो ये जो जितना भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सब प्राकृतिक है। हम सभी के घर में गाय पाई जाती है, तो हमारे लिए गोबर इकट्ठा करना बड़ा ही आसान है। और उसमें ऑर्गेनिक हमको छाल डालनी है, अपनी मुल्तानी मिट्टी डालनी है और हमारा तैयार हो जाएगी एक अच्छी खासी मूर्ति। प्रतिबंधित वन संपदाओं की तस्करी करने वाले माफियाओं पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार लगाम कस रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार जिले में मार्च ऑपरेशन जारी रखा है। वहीं पिछले 2 दिन में लगातार दूसरी बार सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को लकड़ी की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 246 गुटके कांजल काठ की लकड़ी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये सहारनपुर के तराई क्षेत्र में बेचने की फिराक में है। इसको स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अंतर जनपदीय बैरियर है, अंतर्राज्यीय बैरियर है, उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाना है। तो उसी आदेश को मद्देनज़र रखते हुए उत्तरकाशी पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है ये चालू हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले भी प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी जो है पकड़ी गई थी 192 नग, और आज भी 246 नग गुटके जो कहते हैं काजल काठ की लकड़ी के वो बरामद किए गए हैं। और आज भी 2 तस्कर पकड़ाए गए हैं, जिनमें से एक नेपाली मूल का है। तो इससे स्पष्ट होता है कि काफ़ी ये वन संपदा की तस्करी उत्तरकाशी में काफ़ी चल रही है और ऐसे तस्कर हो सकता है और भी घूम रहे हों। तो हमने आज जो तस्कर पकड़े हैं इनको वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और एक पत्राचार भी किया जाएगा इसको लेके वन विभाग को कि हो सकता है कि ऐसी तस्करी और भी चल रही हो और भी ऐसे तस्कर जो हैं दुर्गम क्षेत्रों में शायद भ्रमण कर रहे हों। तो इसके लिए हम जो है वन विभाग से संपर्क स्थापित करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे और उनको भी जो सूचना है उसका आदान प्रदान करेंगे। आज जो पकड़ी हुई लकड़ी है इसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख है और जो अभी पूछताछ की गई तस्करों से तो उन्होंने बताया कि ये लकड़ी भी सहारनपुर लेके जा रहे थे और उसके बाद ये काठमांडू से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज ले जाते हैं, जहाँ पे ये बड़ी महंगी बिकती हैं। और इसका पर्पस जो है ये दवाइयों में और भी जगह किया जाता है। तो इस तरह की जो हमारी जो एक कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी और सारे बैरियर्स जो हैं उत्तरकाशी में वो सब एक्टिव हैं और सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। एक चीज़ हो रही है
2025 तक नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ दंपत्ति समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से डिजिटल तराजू, एक कार और 14,000 कैश भी बरामद हुए। एसएसपी प्रवीण ढोबाल ने बताया, ड्रग्स तस्करों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ, तस्कर बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में स्कूली बच्चों को बेचा करते थे। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। 308 ग्राम स्मैक की कीमत लगभग 30,80,000 रुपए है। ये एएनटीएफ की टीम हमारी लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी ये जो मुख्य अभियुक्त जो आज पकड़े गए हैं, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इन पे हम लोग लगातार लगे थे। खासकर इसमें अभिषेक और इसकी वाइफ मीनू है और इनके साथ साथ रईस और एक शहजाद, ये 4 लोग हैं। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद हैं, ये बरेली से तो सामान यहाँ लाके इन्होंने डील करना था स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। एएनटीएफ के पास जो इनपुट था उस पर इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एएनटीएफ के प्रभारी शांतनु हैं, इनके साथ हमारे एसपी सिटी, इनकी पूरी टीम ने एक प्रॉपर तरीके से इनको कॉर्डन ऑफ करके घर से ही इनके बरामद किया है। करीब 308 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख से ऊपर है। अभी इससे पूर्व में भी ये लोग अलग अलग समय में जेल जाते रहे हैं। इनके सभी अभियुक्तों के ऊपर 3 से 4 मुकदमे सभी के ऊपर अलग अलग थानों में और अलग अलग समय पे हैं। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेके इसमें हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे इन सभी के खिलाफ, और इनकी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जाएगी। एएनटीएफ के द्वारा ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई, और मतलब क्योंकि लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, अच्छी कार्रवाई की गई है। मेरी ओर से पूरी टीम को, जितना भी इसमें लोग शामिल थे, इसमें 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई, और बाकी हम लोग इनकी जो आगे की सूचना है इस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।